जलवायु परिवर्तन विभाग श्री सुशील कुमार मोदी जी, आपसे हम आग्रह करते हैं कि कृपया आप आए और अध्यक्षीय संबोधन हम सबके बीच रखें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री चैतन्य प्रसाद जी, श्री दीपक कुमार सिंह जी, श्री संजय अग्रवाल जी, श्री डी.के. शुक्ला जी, श्री एस.एस. चौधरी जी, श्री मनीष कुमार जी, श्री ए.के. घोष जी, श्री जस्टिन नामगार जी, ब्रिगेडियर जयसिंह बैसला जी, कर्नल हेमंत कुमार जी, श्री कुमार रवि जी, मंच पर बैठे अन्य पदाधिकारीगण और यही सभागार में उपस्थित सेना के एसएसबी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के पदाधिकारीगण और अन्य उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, आज पूरी दुनिया के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और आज अगर दुनिया में किसी से पूछे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो या भारत हो, तो आतंकवाद से भी बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये जो शब्द है, प्रदूषण, जिन शब्दों को आज से 25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, आज इस दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ गए और ये एक प्रकार का साइलेंट किलर है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को मौत के आगोश में और हम धकेलते जा रहे हैं और ये जिंदगी, ये जीवन, ये पृथ्वी कितनी कठिन हो गई है, अभी इस छोटे से फिल्म के द्वारा हम सब लोगों ने देखने का काम किया है। मित्रों, कहते कि जो सृष्टि है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से बनी है। इसका जो अस्तित्व है पृथ्वी का, सृष्टि का, वो धीरे धीरे उसका ताना बाना बिखरने लगा है। धरती जो है वो तवे के समान तपने लगी है। मैंने तो नहीं सुना था कभी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड भारत में भी किसी शहर के अंदर है, लेकिन परसों ही देखा कि चूरू, गंगानगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बिहार के अंदर भी 43, 44, 45 डिग्री, तो पूरी धरती जो तवे के समान तप रही है। पानी के लिए हाहाकार मचा है। हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि दरभंगा के अंदर भी पानी का जो लेयर है, चापाकल सूख जाएंगे, पानी का लेयर इतना नीचे चला जाएगा। आसमान के अंदर धुंध है, जाड़े के दिनों में देखिए तो लगता तूफान आ रहा है और हवा में लगता है जैसे जहर समा गया है। और ये जो विकास की जो अंधी दौड़ है, ये हमारे अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर रही है। हमको लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे वैसे हम अपने अस्तित्व से ही और संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे मित्रों, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, और देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वो गरीबों पर होने वाला है। बड़े लोग तो फिर भी उसका उपाय निकाल लेंगे। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि पर होने वाला है, या कृषि पर हो रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान बढ़ जाता है या घट जाता है तो सीधा उसका प्रभाव कृषि पर, उसकी उत्पादकता पर, और फिर उससे जुड़े जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और मित्रों, इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो मंत्र है वो वायु प्रदूषण को लेकर है। और पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची प्रकाशित की। उन 20 शहरों में 13 शहर केवल भारत के थे और 13 में भी उस सूची के अंदर बिहार के 3 शहर, पटना, गया और मुजफ्फरपुर का नाम का उल्लेख था। और मित्रों, ये जो 13 शहर भारत के हैं, ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, यानी गंगा के किनारे के जो शहर हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेरे मित्रों, ये एक अलग बात है कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो आंकड़े प्रसारित किए हैं और जिस आंकड़ों के आधार पर बिहार के 3 शहरों को सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है, हम लोगों ने उन आंकड़ों को चुनौती दी है, क्योंकि हम लोग जो आंकड़े संग्रह करते हैं उन आंकड़ों को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजते हैं, लेकिन WHO ने जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं उसका सोर्स क्या ये पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों से एकदम भिन्न आंकड़े WHO ने पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बारे में, ये गया के बारे में देने का काम किया है। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है कि नहीं है, लेकिन ये चुनौती है और से अगर वो न भी हो तो भी इस चुनौती का हमको मुकाबला करना है। और मित्रों, एक बात आप गौर करेंगे, अभी जब AK घोष जी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि गर्मी के दिनों में पटना के अंदर जो वायु की गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी है, उसमें किसी प्रकार की उसमें कोई ह्रास दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो कमी दिखाई पड़ती है वायु की गुणवत्ता में, ये केवल जाड़े के दिनों में, नवंबर से लेकर मार्च, और वह भी दिसंबर जनवरी जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, उसी समय आंकड़े बताते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, परिवेशी वायु है, उसकी स्थिति सबसे खराब है। और जैसे ही अखबार में जब मुझसे कई लोग आकर कहते हैं कि पटने की हालत बड़ी खराब है, तो मैंने कहा कि आपने महसूस किया क्या? तो कहा कि महसूस तो नहीं किया। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि पटने की हालत खराब है? तो कहा कि आज अखबार में पढ़ा कि पटने की एयर क्वालिटी की हालत खराब है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही अखबारों में समाचार छपता है, अगले दिन डाकबंगला चौराहे पर मास्क बेचने वाले लड़के घूमने लग जाते हैं। तो मैं एक बात जरूर पटना के लोगों से कहना चाहूंगा कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, और जो चुनौती है उस चुनौती को हमको और आपको मिलकर स्वीकार करना है। और बिहार सरकार ने वायु की गुणवत्ता के सुधार के लिए और काफी कदम उठाए हैं, और इसलिए आगे आने वाले वर्षों के अंदर उस गुणवत्ता में और ज्यादा सुधार आपको दिखाई पड़ेगा। और मित्रों, जैसा भी AK घोष ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि जो परिवेशीय वायु है उसके अंदर जो गैसेज हैं, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी जो गैसेस की जो मात्रा है वो मानक के भीतर है, वो कंट्रोल में है। लेकिन जो धूल के कण है, और ये धूल के कण कितने छोटे हैं, मैंने पूछा घोष साहब से कि धूल का कण आप कहते PM 2.5, आम आदमी को तो समझ में नहीं आया कि PM 2.5 क्या हुआ। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या हुआ, तो मुझे बताया गया कि ये कण इतने सूक्ष्म है कि 1 मिलीमीटर का 400वां हिस्सा, और ये कण इतने सूक्ष्म है कि नंगी आंखों से कोई देख नहीं सकता है, इतने सूक्ष्म कण है। और जो PM10 जो होता है, PM10, ये आदमी के शरीर के अंदर, नाक के अंदर बाल है और फिल्टर सिस्टम है, तो कण PM10 फिल्टर हो जाता है, लेकिन 2.5 जो है ये फिल्टर नहीं हो पाता है। और जैसे मैंने कहा कि इतने सूक्ष्म कण हैं कि शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद हमारी श्वास नली में, हमारे फेफड़ों में, हमारे इंटेस्टाइन में और कई तरह की बीमारियों के और ये कारण बन जाते हैं। और से मित्रों, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो बातें ध्यान में आई है कि पटना या जो शहर हैं उनकी वायु की गुणवत्ता खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण है वाहनों का उत्सर्जन। ये जो गाड़ियां चल रही हैं और गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा एक बड़ा कारण है सड़क के धूल कण, सड़क के किनारे, फुटपाथ के बीच में जो धूल में मिट्टी पड़ी रहती है, या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो भवन की सामग्री है, बालू है, सीमेंट है, स्टोन चिप्स हैं, या बिल्डिंग बन रही है, तो जो उसके जो बिल्डिंग मटेरियल की जो धूल है वो उड़कर और वातावरण को प्रदूषित करने का काम करती है।
उसी प्रकार इंडस्ट्री से निकलने वाला जो उत्सर्जन है, या जिसका भी जिक्र कर रहे थे श्री चैतन्य प्रसाद जी, कि ठोस अपशिष्ट, ये शहर का जो कचरा है या जो कृषि का कचरा है। अभी चुनाव के दौरान जब हम लोग हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे तो देखा कि पूरे बिहार के अंदर जो कृषि का अपशिष्ट है उसको जलाना एक आम बात हो गई। पूरे बिहार में चारों तरफ ऊपर से दिखाई पड़ता है कि लोग बची हुई फसल को जलाने का जो अपशिष्ट है उसको बड़े पैमाने पर जला रहे हैं। जलाने के कारण वायुमंडल प्रदूषित, जलाने के कारण उसकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है। इसलिए मित्रों, और इसके लिए हम लोगों ने अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन के मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया है। आप पटना के लोग अगर आप जाएंगे तारामंडल के पास तो वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, और जिस स्क्रीन पर आपको आज वायु की गुणवत्ता की क्या स्थिति है वहाँ पर आप देख सकेंगे। और तीसरे जो मॉनिटरिंग स्टेशन है इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। और से मित्रों, हम सभी लोगों, आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम इस वायु की गुणवत्ता को हम ठीक कर पाएंगे। इसलिए यहाँ बैठे लोगों से भी आग्रह और अपील करूंगा, और सरकारी विभागों के जो अलग अलग विभाग हैं वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग पर हरे रंग का पर्दा लगा रहना चाहिए ताकि धूल उड़ नहीं सके। अगर बालू, स्टोन चिप्स, ईंट, सीमेंट अगर कहीं रखा हुआ है या कहीं उसको ले जाया जा रहा है तो उसको ढक कर ले जाया जाए ताकि वो धूल कर उड़ कर वायुमंडल में और प्रवेश न कर सके। उसी प्रकार नगर निगम कचरे को लेकर अगर जाती है तो बंद पड़ी गाड़ियां हैं, बंद गाड़ियां हैं, या अगर खुली गाड़ियां हैं तो उसके कचरे को ढक कर ले जाना ताकि वो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं कर सके। और अभी आपने एक और देखा होगा कि पटना के अंदर कंकड़ बाग में मैंने देखा कि मुख्य सड़क और फुटपाथ इसके बीच में जो फ्लैंक है उसको पक्कीकरण करने का काम चालू हो गया है ताकि धूल कहीं और बची हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो सारंथिया सड़क और फुटपाथ के बीच में 10 फीट 20 फीट और खाली जगह रहती है जहाँ धूल, जहाँ मिट्टी, बालू और पड़ी रहती है, वो धूल कर जाकर वायु में फैलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार जो ईंट भट्टे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो स्वच्छतर तकनीक है उसी का इस्तेमाल जो करेंगे उन्हीं ईंट भट्टों को हम चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, हाल के दिनों में वाहनों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए और कई जगह सीएनजी और स्टेशन को प्रारंभ किया गया है। और मित्रों, विशेष करके जो परिवहन विभाग है उसने हाल के दिनों में और बहुत सारे नए नए निर्णय, बहुत सारे काम प्रारंभ किए हैं ताकि वाहन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए जो बैटरी चालित वाहन है उन पर जो लगने वाला टैक्स है उसको 50% इसमें कटौती कर दी गई है। अब केवल उनको बैटरी चालित वाहनों को केवल 50% रोड टैक्स का ही उनको भुगतान करना पड़ेगा। आप पटना में देख रहे होंगे बड़ी संख्या में और बैटरी आधारित ई रिक्शा चल रहे हैं पटना के अंदर, तो बड़ी संख्या में ई रिक्शा आ गए। ये अब रिक्शे को भी रिप्लेस कर दिया इन्होंने, जो 3 व्हीलर उनके स्थान पर ई रिक्शा आ गए। तो बैटरी रिचार्ज स्टेशन, अभी उनको अपनी बैटरी को रिचार्ज कराने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। तो परिवहन विभाग बैटरी रिचार्ज स्टेशन की स्थापना के संबंध में भी और निर्णय लिया गया है। उसी प्रकार 501 प्रदूषण जांच केंद्रों की अनुमति प्रदान की गई है और प्रयोग के तौर पर पटना शहर के 45 वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों को और ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने की और व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार जो बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे उनकी अलग से पहचान हो सके, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक वाहन जो होंगे उनकी प्लेट हरे रंग की होगी, बाकी की प्लेट व्हाइट या अलग कलर की होती है, उनकी प्लेट हरे रंग की प्लेट से उनका प्रदर्शन किया जाएगा। उसी प्रकार जितने भी पेट्रोल पंप हैं और जितने भी गाड़ियों के सर्विस सेंटर हैं उन सभी केंद्रों पर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ताकि हर एक गाड़ी
को पेट्रोल भराने जाना है, ये पंपिंग स्टेशन पर या सर्विसिंग के लिए जाना है, तो अगर सभी पंपिंग स्टेशन पर और सभी ये सर्विस सेंटर पर अगर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित हो जाए और उसकी भी प्रक्रिया जो है और प्रारंभ हो गई है। और मित्रों, इतना ही नहीं, तो मेट्रो भी पटना में प्रारंभ होने जा रहा है। 8 साल 10 साल जो लगे मेट्रो के प्रारंभ होने में, लेकिन मेट्रो प्रारंभ हो गया तो लाखों की संख्या में लोग बसों में, गाड़ियों में यात्रा करने के बजाय मेट्रो से यात्रा करेंगे, तो वाहन के उत्सर्जन में उसके कारण भी काफी कमी आएगी। साथ ही साथ मित्रों, पटना बिहार सरकार पटना शहर में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की दिशा में भी और कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो मित्रों, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, चाहे वो भवन निर्माण विभाग हो, या परिवहन विभाग हो, जितने विभाग हैं, 7-8 विभाग जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनका एक्शन प्लान एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और उस कार्य योजना के अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला केवल सरकारें अपने बलबूते पर नहीं कर सकती है। जनता का सहयोग, जनता की जागरूकता इसके लिए बहुत आवश्यक है। और से मुझे खुशी है कि बिहार सरकार इसके प्रति जागरूक है और हमने समय के पूर्व उस चुनौती को, संकट को पहचान कर उसके समाधान की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो मित्रों, आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फिर से एक बार आप सभी लोगों का अभिनंदन, आपका स्वागत और शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पर्यावरण वह हर एक चीज है जो खाली नहीं है। कोटिशः आभार प्रकट करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति। और अब हम आग्रह करेंगे